हॉट इकोलॉजी स्व पारिस्थितिकी यह एक इकोलॉजी की शाखा है जिसमें किसी जाति के एक जाति के इंडिविजुअल का अध्ययन किया जाता है। किसी एक पक्षी, मान ले सारस पक्षी है, तो उसके जीवन चक्र, समष्टि, आवास क्षेत्र, भोजन आदि का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार का अध्ययन जो है वो हॉट इकोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। इसी तरीके से ये पारिस्थितिकी की दूसरी पार्ट है, उसको अपन सह पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो एक जाति पर केंद्रित न होकर समुदाय या इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। जैसे वन का, घास स्थल, समुद्र, गुफा, एरियल पारितंत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा व पदार्थों के प्रभाव में रुचि रखते हैं, तो अपन इसको सह पारिस्थितिकी का ही प्रकार मानते हैं। तो सिन इकोलॉजी जो है वो समुदाय या इकोसिस्टम के अध्ययन को कहेंगे। स्कोप ऑफ इकोलॉजी, अभी अपन इकोलॉजी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि एनवायरमेंटल बायोलॉजी नया कंसेप्ट है, इकोलॉजी को आजकल एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्यों कहते हैं, इसको अपन को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अपन को स्कोप ऑफ इकोलॉजी का क्षेत्र क्लियर हो जाएगा। आज हम किसी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके जैविक मूल्यों के साथ, पर्यावरण के साथ उसका संबंध का अध्ययन करते हैं। जब उसके भोजन से संबंधित, उसके श्वसन प्रक्रिया से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित, उसकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉरेस्ट्री, इसी से जुड़ी हुई दूसरी अन्य शाखाएं, विज्ञान की अन्य शाखाएं भी इसमें सम्मिलित होती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी जीव का जब अपन अध्ययन करते हैं तो इकोलॉजी की इस शाखा में विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं वो भी समान रूप से उसमें उत्तरदायी होती है। तो इकोलॉजी के अंदर विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की अन्य शाखाओं का भी इसमें समावेश होता है। जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, कितना टेम्परेचर है, हवा का बहाव कैसा है, स्थलाकृति कैसी है, या समुद्र में कोई जीव है तो उसका समुद्र का टेम्परेचर, उसकी जीव की स्थिति, उसका प्रभाव। इसी तरीके से अलग अलग जीवों का वितरण है, या मिट्टी की अलग अलग संरचना है, या उसका पर्यावरण के साथ, मानव के साथ संबंध है, या जीवों का जो समाजशास्त्र है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या विभिन्न प्रकार की धातुओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को विज्ञान की अनेक शाखाओं का पारिस्थितिकी के अंदर समावेश होता है। तो आजकल हम इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पर्यावरण जीविकी के नाम से जानते हैं, जिसमें पर्यावरण में उपस्थित जीव को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का समावेशी रूप से अध्ययन किया जाता है। जब हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, तो आज प्रारंभ में
मनुष्य का जैसे जैसे विज्ञान के अंदर रुचि बढ़ी, उसने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, कोशिका की खोज हुई, परमाणु की खोज हुई, रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया, जीवों की उत्पत्ति से संबंधित बात उसको समझने की कोशिश की, और उसके साथ ही नए नए यंत्र बनाने प्रारंभ हुए, जिसको अपन विकास कहते हैं। विकास मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप विकसित किए गए तकनीक, उपकरण एवं उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय विकास की श्रेणी में सम्मिलित है। जहाँ मोटर वाहन उद्योग, फैक्ट्रीज, रासायनिक उत्पाद, रासायनिक खाद, अनेक प्रकार के जेनेटिक म्यूटेशन के साथ बीजों का उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमतायुक्त बीज एवं फसल, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से मेडिसिनल यूज हेतु उत्पादन किए गए मेडिसिन, इन सभी का मनुष्य की जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई, इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से उसने आयाम नए स्थापित किए और नई तकनीक के साथ वो अपनी काम के कार्यशील घंटों को कम करने के लिए या ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के साथ उत्पाद बनाने के लिए प्रयत्न करने में इंसान सफल हुआ, जिसको हम आज विकास को महिमा मंडित करते हैं। जब विकास की अंधी दौड़ प्रारंभ हुई तो उसका पर्यावरण के साथ गहरा संबंध था। इंसान जब एक ही दिशा में आगे बढ़ता गया तो उसके कारण उसके नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण में दिखाई देने लगे, जिसके कारण ओजोन परत का डिप्लेशन, CFC, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकले पदार्थों के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पर्यावरण में उपस्थिति होने के कारण ओजोन परत का डिप्लेशन स्टार्ट हो गया। वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, प्रतिवर्ष औसत रूप से पर्यावरण का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। तो इस कारण से पूरी पृथ्वी पर, प्लेनेट पर उपस्थित रहने वाले प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक उपस्थित वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि मनुष्य ने ये सोचना प्रारंभ किया कि आखिर ये क्यों हुआ। जैसे इसी तरीके से अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण, जिसको अपन वायु प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं, तो उससे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती है। शीशा युक्त पेट्रोल के उपयोग के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होना प्रारंभ हुए। लंग्स कैंसर पोल्यूशन के कारण शहरों में अक्सर दिखाई देने वाला रोग माना गया। तो अब शीशा रहित पेट्रोल, जैसे कि शीशा लेड जो है एंटी नॉकिंग के रूप में पेट्रोल में उपयोग किया जाता था, लेकिन अब शीशा रहित पेट्रोल का प्रचलन बढ़ रहा है। पहले जहाँ इंसान हरित क्रांति के साथ
रासायनिक खाद का उपयोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग करके अधिक से अधिक फसली उत्पादन प्राप्त करना चाहता था। मिट्टी में रसायनों के प्रभाव या उत्पाद पर रासायनिक प्रभावों का उसका आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण से अनेक रोग पैदा हुए। तो आज उसी को नियंत्रित करने के लिए समन्वित कीट नियंत्रण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग मनुष्य के द्वारा सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले उत्पाद की श्रेणी में रखे गए हैं। रासायनिक, प्लास्टिक और पॉलीथीन के कारण जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। समुद्र से लेके भूमि और एरियल व्यू में भी इनका नकारात्मक प्रभाव दर्ज हुआ है। तो अब जब सम्मिलित रूप से एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अध्ययन किया गया, तो ये माना गया कि ऐसे पदार्थ उत्पादित किए जाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिनको हम हरित उत्पाद, ग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आज जब विकास की बात करते हैं तो उसमें ये सम्मिलित होता है कि विकास जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में हो, संपोषणीय विकास की श्रेणी में हो, यानी कि उससे जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका देखना जरूरी है, यानी कि पर्यावरण पर कम से कम उसका नकारात्मक प्रभाव हो। ये आकलन करना अब कंपलसरी कर दिया गया है। अतः अब जब विकास की निरंतर अपन बात करते हैं तो सम्मिलित रूप से अध्ययन की बात की जाती है कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी कर दिया है।